हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 9 जून की करंट अफेयर्स। तो देखिएगा, हम हर दिन सुबह सुबह करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो कि कल परसों या 2-3 दिन बाद से अगले सप्ताह से हम लाइव आकर के आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी तो थी इतनी सी कि आज 9 जून की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उसके साथ में देखिएगा, आपसे हर दिन मैं एक बात बताता हूं कि अगर आपको इनका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ के लिए ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है। साथ साथ में आप लोग एक बात को और ध्यान रखिएगा, मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत कम ज्ञानकोश ऐप को डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि वहां भी मैं बहुत जल्द वहां पर भी फ्री क्लासेस शुरू करने वाला हूं, वो क्लासेस भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद में शुरू करते हैं। चलिएगा, इतनी सी जानकारियों के बाद में आज के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, और पहला प्रश्न क्या है? इसका पहला प्रश्न यह है कि किस SSGE सेज नामक पहल और पोर्टल, पहल भी है और पोर्टल भी है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहां से आपने देखना है, 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलते हैं कि किसके द्वारा ये पोर्टल और ये पहल शुरू करी गई। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये जो पहल है, ये जो पोर्टल है, ये थावरचंद गहलोत के द्वारा शुरू किया गया है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि थावरचंद गहलोत। अगर मैं बात करूं इनके चारों के बारे में, तो सबसे पहले बात करता हूं नितिन गडकरी, नितिन जयराम गडकरी, पूरा नाम है उनका नितिन जयराम गडकरी। और नितिन जयराम गडकरी कौन है? भारत के केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। दूसरी बात करते हैं डीवी सदानंद गौड़ा कौन है? उर्वरक और रसायन मंत्री। उर्वरक और रसायन मंत्री कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, रविशंकर प्रसाद कौन है? देश के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री। कानून और न्याय मंत्री कौन है? यह है रविशंकर प्रसाद। तो ये सारी बातें तो हमने पढ़ी है केवल ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से भी अगर आपको 4 प्रश्न मिल जाते हैं, 4 चीजें जानने को मिलती है, तो ये सबसे अच्छा आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में आइएगा अब हम बात करते हैं प्रश्न की, उत्तर की व्याख्या की तरफ। तो देखिएगा, ये जो पहल और पोर्टल है, ये किसके द्वारा जारी किया गया? थावरचंद गहलोत। अब मैं आपसे पूछता हूं कि थावरचंद गहलोत कौन से हैं? थावरचंद गहलोत कौन है? वे किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो हैं वे है थावरचंद गहलोत। और इस पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो देश में जो वृद्ध व्यक्ति है, जो आप 60+ हो चुके हैं, उन सभी के लिए जो आवश्यक सभी उत्पाद है, आवश्यक उत्पाद जो है, और जो जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उन सभी को एक स्थान पर उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें हर चीज की खरीदारी के लिए, हर चीज की प्राप्ति के लिए इधर उधर घूमना ना पड़े। तो ये इसका रीजन है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं इससे, इस फुल फॉर्म पढ़ेंगे SSGE। तो देखिएगा, इसी पोर्टल और लॉन्च किया गया था, तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन जो है वो सेज की फुल फॉर्म है। यहां से ये बातें पता चलती है। लेकिन 1-2 बातें आपको और इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि अगर बात करें इस परियोजना के लिए, इस पहल के लिए फंड कितना जारी किया गया है, तो इसके लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 25 करोड़ रुपए जो है इसका अब फंड जारी किया गया है। दूसरी बात करते हैं कि ये एकमात्र ऐसा एक्सेस है जहां पर बुजुर्ग लोग जितनी भी अपनी आवश्यक वस्तुएं हैं उन सभी की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं, देखिएगा 2 बातें हमने पढ़ी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री। लेकिन अगर मैं बात करूं राज्य मंत्री कौन है, तो देखिएगा 3 है। कृष्णपाल गुर्जर कहां से निर्वाचित है? फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में है। उसके बाद रामदास अठावले जो है महाराष्ट्र से हैं। रतनलाल कटारिया, वे भी कहां से है? अंबाला फिर से कहां पे है? हरियाणा में है। तो ये 3 इसके राज्य मंत्री थे। साथ साथ में मैंने केंद्रीय मंत्री के बारे में भी बता दिया है। अब आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न समाप्त होता है, दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये आज का टॉप प्रश्न समझ लीजिएगा, आप इसे आज का टॉप प्रश्न समझ लीजिएगा, इसको टॉप की तरह पढ़ेंगे। देखिएगा कि वैश्विक फसलों का कितने प्रतिशत, जो पूरे विश्व की बात हो रही है, वैश्विक स्तर पर जितनी भी फसलें हैं
उन फसलों का कितने प्रतिशत भाग जो है ये प्रति वर्ष हर वर्ष कीट के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो कीट के द्वारा ये नष्ट कर दिया जाता है, कितने प्रतिशत भाग है? तो ये करंट अफेयर में रहेगा और इसका आंसर रहेगा 40%। यानी कि अगर पूरे विश्व की बात करी जाए, पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो 40% जो वैश्विक फसल है उसको तो कीट पतंगे खराब कर देते हैं। देखिएगा किसानों की हालत। उसके बाद आइएगा अगले प्रश्न, इसके जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, तो ये रिपोर्ट जारी करी गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये जारी करी गई है कि 40% फसल को तो कीट पतंगे समाप्त कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और इस रिपोर्ट के शीर्षक की बात करें हम तो इसका शीर्षक है साइंटिफिक रिव्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लांट पेस्ट्स। तो ये इसकी हुई शीर्षक। इस शीर्षक के साथ में FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीट कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाते हैं वो है टिड्डी दल। अब टिड्डी को नहीं कहेंगे बल्कि इसको पूरा लेकर के कहेंगे कि प्रवासी टिड्डी दल इसको समाप्त करता है। तो देखिएगा टिड्डियों के बारे में आपसे एक वीडियो पहले भी हुई थी, क्योंकि टिड्डी दल करोड़ों अरबों की संख्या में चलते हैं और वे फसल को बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। तो टिड्डी दल जो है वो सबसे ज्यादा हानिकारक है, सबसे ज्यादा घातक है इस फसल के लिए। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं आगे बात करता हूं कि ये जो रिपोर्ट जारी करी गई थी इसमें प्रमुख निष्कर्ष कितने निकले। तो 3 निष्कर्षों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये कहा कि जो कीट फैलने का खतरा है सबसे बड़ा वो किससे हुआ है? जलवायु परिवर्तन से कीट के फैलने का सबसे बड़ा खतरा होता है। दूसरी बात कौन सी है कि सभी उभरते पौधों की बीमारियों का 50% भाग जो है वो वैश्विक व्यापार और यात्रा के माध्यम से फैलता है, कि 50% जो नुकसान होता है वो वैश्विक व्यापार और यात्रा से इसका फैलता है। उसके बाद में बात कर लेते तीसरा कि राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना चाहिए प्रत्येक देश को। हर एक देश को राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रणाली जो है इसको मजबूत करने के लिए हर देश को प्रयास करने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल हो सके, पादप की वृद्धि हो सके। इसलिए ये प्रमुख 3 उद्देश्य निष्कर्ष जो थे वो इस रिपोर्ट के निकाले गए थे। उसके बाद में थोड़ी सी जानकारी और इस प्रश्न से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ये आज के टॉप प्रश्न की तरह हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा थोड़ी जानकारी और मेरे साथ पढ़िएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, FAO की बात करूं, तो ये हुई बात इसके बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में करी गई थी। अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। उसके बाद में बात करता है उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि वैश्विक स्तर पर भूख को समाप्त करना, खत्म करना और खाद्य सुरक्षा में सुधार करना, कि जो लोगों की भूख है उसको समाप्त करना, खाद्यान्न की आपूर्ति करना है इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं महानिदेशक कौन है वर्तमान में? क्यू डोंग्यू। हिंदी सेम टू सेम रूपांतरित नहीं हो पाती है, इसलिए इंग्लिश से ऐसे नाम होते हैं, तो इनका महानिदेशक है क्यू डोंग्यू। उसके बाद में मुख्यालय की बात करूं तो रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। तो ये सारी बातें थी हमने जो आज की सेकंड प्रश्न से हमने जानने को मिली है। तो दूसरे प्रश्न से इतनी जानकारियां मिलने के बाद चलिएगा बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्या है कि द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी करी गई है। अब 2021 की जो रैंकिंग जारी करी गई है वर्ल्ड एशियन यूनिवर्सिटीज की, इसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी करी गई है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इंडिया की यूनिवर्सिटी कितनी है, इन 100 में इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज को स्थान मिला है। तो ध्यान रखिएगा इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज को स्थान मिला है, तो यहां से हम पढ़ेंगे ऑप्शन डी, यानी कि इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा 18 यूनिवर्सिटी। जो एशिया की सबसे बढ़िया 100 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी गई है, उन 100 यूनिवर्सिटियों में भारत की 18 यूनिवर्सिटियों ने अपना स्थान बनाया है। बात करते हैं इसके बारे में प्रश्न की तरफ। देखिएगा 100 में से भारत के कितने 18 विश्वविद्यालय हुए हैं। बात करते हैं पहले स्थान पर, इस पूरे एशिया की बात कर रहा हूं, तो
तो सबसे पहले स्थान पर रहा सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पे है, चीन, यानी कि पहले स्थान पर जो है वो भी चीन की है, दूसरे स्थान पर जो है वो भी चीन की है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर और पीकिंग विश्वविद्यालय या पीकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर, और दोनों की दोनों कहां से है, चीन की यूनिवर्सिटी है। दूसरे बात करते हैं तीसरी यूनिवर्सिटी को, तीसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है वो 3 यूनिवर्सिटी है। अब यहां से तो हमने पढ़ ली है टॉप 3। अब हम बात करें कि भारत की टॉप 3 कौन कौन सी है। तो अगर भारत की बात करी जाए, भारत में पहले स्थान पर रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो भारत में पहले स्थान पर रही। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु की बात करूं, साइंस बेंगलुरु का बात करूं मैं कि एशिया में इसकी रैंकिंग कौन सी रही, तो एशिया में 37 नंबर पे ये रही है, लेकिन भारत में ये पहले स्थान पर रही है। दूसरी बात करता हूं, दूसरा स्थान किसका है, आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ कहां है, पंजाब में। लेकिन ये अगर एशिया की रैंकिंग की बात करी जाए तो एशिया में रैंकिंग रही है इसकी 55वीं। तीसरे स्थान पर कौन सा रहा, आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर, और आईआईटी इंदौर में एशिया में कौन सा स्थान रहा, तो 78। ये सारी जानकारियां जो हैं ये मैंने आपको यूनिवर्सिटियों के बारे में दी है, और इन यूनिवर्सिटियों की जानकारी के बाद आपका तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। तीसरे प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो चलिएगा, आइए प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत देश कौन सा बना है। एफडीआई स्रोत देश दूसरा सबसे बड़ा, पहले प्रश्न को समझा करें कि ये नहीं कहा कि सबसे बड़ा बताइए, सबसे बड़ा नहीं पूछा, बल्कि ये कहा गया है कि सबसे बड़ा दूसरे नंबर का बताइए। तो दूसरे नंबर का जो है वो है अमेरिका। अमेरिका रहा दूसरे नंबर पर, सिंगापुर रहा तीसरे नंबर पर, ना पहले नंबर पर, मॉरिशस तीसरे नंबर पर, यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो रहा वो चौथे नंबर पर। ये सीक्वेंस से है, ये आपका सीक्वेंस है जो बताता है कि शुरू के 4 जो एफडीआई जो देश रहे हैं, एफडीआई स्रोत रहे हैं भारत के, वो 4 ये हैं। देख लीजिएगा, यहां से चारों के बारे में बात करूंगा मैं कि सिंगापुर की बात करिए, सिंगापुर के पीएम कौन है, ली हिसेन लुंग। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बिडेन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, प्रविंद जुगनौथ। हालांकि इसको हिंदी में हम जगन्नाथ भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो इसका रूपांतरित किया गया जुगानौथ था, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे यूएई संयुक्त अरब अमीरात, उसके राष्ट्रपति कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये इसके राष्ट्रपति का नाम है। तो ये 4 जानकारियां और मिली आपको एक्स्ट्रा। इतनी जानकारियों के बाद में बात करेंगे। देखिएगा, अमेरिका रहा इसमें दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन रहा, सिंगापुर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर कौन रहा है, सिंगापुर रहा है। बात कर लेते हैं एफडीआई, क्योंकि यहां पर देखिएगा एफडीआई लिखा हुआ था, तो एफडीआई की फुल फॉर्म बताइएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन वो वाला फॉरेन नहीं है, ये फॉरेन नहीं है, फॉरेन मतलब तुरंत, ये फॉरेन नहीं है, फॉरेन मतलब विदेश। तो ये है इसका एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद बात करेंगे कि सर्वाधिक निवेश जो है किस क्षेत्र में किया गया, तो 26.14 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्ट हुआ सबसे ज्यादा वो हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में हुआ सबसे ज्यादा इन्वेस्ट की बात हुई है। अब मैं बात करता हूं टॉप 5 देशों की। टॉप 5 देश कौन कौन से? सबसे पहले सिंगापुर, कितने बिलियन, 17.41 बिलियन डॉलर। दूसरे पर अमेरिका जो कि 13.82 बिलियन। तीसरे स्थान पर मॉरिशस 5.64 मिलियन डॉलर। उसके बाद में क्या ये बिलियन है, संयुक्त अरब अमीरात जो कि 4.2 बिलियन डॉलर। उसके बाद केमन द्वीप जो कि 2.79 बिलियन डॉलर पर रहा है। तो ये बात आपने समझनी है। उसके बाद में ये 4 प्रश्नों की जानकारियां मिली आपको। उसके बाद आइएगा 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न क्या है कि 2021 फॉर्च्यून टॉप 500 के 2021 फॉर्च्यून टॉप 500 सूची जो है ये जारी की गई है, जिसमें वैश्विक स्तर पर पहला स्थान किसे मिला है। वैश्विक स्तर पर जो पहला स्थान मिला है वो किसे मिला है, किस कंपनी को मिला है। तो वैश्विक स्तर पर जो पहला स्थान मिला है वो मिला है वॉलमार्ट को। वॉलमार्ट पहले स्थान पर रही। दूसरे स्थान की अगर बात करें तो अमेजोन, तीसरे स्थान की बात करें तो एप्पल। ये जानकारी आपको यहां से मिली, ये जानकारी आपको इस ऑप्शन से मिली। तो देखिएगा
ये जो सूची जारी करी गई है ये इसका कौन सा संस्करण है? 67वां संस्करण है, 67वां संस्करण है। और एक बात और समझिएगा कि इसके द्वारा अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग जारी की गई है। जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, उनकी वार्षिक रैंकिंग जारी करी गई है, जिसमें सबसे पहले स्थान पर कौन रही? वॉलमार्ट, दूसरे स्थान पर कौन रही? अमेजोन, तीसरे स्थान पर कौन रही? एप्पल की कंपनी रही। ठीक है, ये बात आपने समझनी है। उसके बाद में आइएगा फॉर्च्यून। फॉर्च्यून के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला एडिशन जो था वो 1929 में आया था। दूसरी बात करते हैं एडिटर कौन है, तो क्लिफ्टन लीफ। क्लिफ्टन लीफ जो है वो वर्तमान में इसके एडिटर है, लेकिन जब 1929 में इसका पहला संस्करण आया तो इसके संस्थापना किसने करी थी? हेनरी ल्यूस ने इसकी स्थापना करी थी। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूं। अब एक बात आपको पता है कि जैसे ही हमारे 5 प्रश्न समाप्त होते हैं, हमारा आता है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है? तो आज का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है वो है कि अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है? किसने ये अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है, फॉर्मूला 1 रेस जीती है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। इन 4 ऑप्शन के जो सही आंसर है, जो सही राइट आंसर है, उसको आपने कमेंट करके बताना है। कमेंट करके आपने बताना है। उसके बाद चलिएगा, कल का प्रश्न क्या था? कल मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि किस राज्य ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है? तो ऐसा राज्य है ओडिशा। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि कोरोना वायरस से ज्यादा बचा जा सके। कोरोना वायरस से लोग बचे रहेंगे। अगर डोर टू डोर आपको सेवाएं मिल जाएंगी तो आप घर से बाहर नहीं आएंगे। घर से बाहर नहीं आएंगे तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। इसी क्षेत्र में यह कार्य किया गया है। उसके बाद छठा प्रश्न है कि रत्नाकर बैंक, आरबीएल रत्नाकर बैंक के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किए गए। फिर से नियुक्त करने का मतलब क्या है कि इससे पहले भी वही थे। तो आप बताइएगा फिर से किसे नियुक्त कर दिया गया? तो यहां से देखिएगा किसे नियुक्त कर दिया गया फिर से मतलब दोबारा से, अगली बार से। तो अब बने हैं विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। समझ में आई बात? समझ में आई? तो एएस राजीव कौन है? वे भी एमडी और सीईओ है, लेकिन किस बैंक के? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। बात करता हूं दिनेश कुमार खारा, डीके खारा, वे भी अध्यक्ष है कौन से बैंक के? एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। उसके बाद में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता कौन है? वे भी एमडी सीईओ है कौन से बैंक के? इंडियन ओवरसीज बैंक के। तो यहां से सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 बैंकों के आपने एमडी और सीईओ का पता चल गया है। इतनी समझ में आई होगी बात? अगर समझ में आई तो चलो फिर आइएगा प्रश्न की तरफ कि रत्नाकर बैंक जो है, आरबीएल जो है, इसके एमडी और सीईओ फिर से कौन नियुक्त कर दिए गए? तो इसके नियुक्त कर दिए विश्ववीर आहूजा। कितने दिन के लिए? आगामी 1 वर्ष के लिए। उसके बाद में उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा उनकी नियुक्ति करी गई है। एक बात और समझ लीजिएगा कि जब भी किसी बैंक में एमडी सीईओ की नियुक्ति करनी होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही वो नियुक्ति चलती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक प्रश्न और आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी, जिसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। आइए अगला इसके बारे में पढ़ते हैं कि वे 30 जून 2010 से इस बैंक के, रत्नाकर बैंक के, आरबीएल के एमडी और सीईओ के पद पर हैं, जिन्होंने 2001 से 2009 तक बैंक ऑफ अमेरिका में भारत के एमडी और सीईओ का पदभार भी संभाला था। और आरबीएल बैंक जिसकी स्थापना 1943 में हुई थी, 1943 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई। मुंबई कहां है? मुंबई है महाराष्ट्र में। समझ में आई बात? आई बात समझ में? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन की सहायता किसने करी है? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन की सहायता करी है? तो देखिएगा कौन सा ऐसा है, यहां से आपने आंसर बताना है। यहां से आपने आंसर बताना है। आंसर बताइएगा जल्दी से। विश्व बैंक, द वर्ल्ड बैंक, द वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये
$500 जो है, $500 मिलियन जो है इसकी सहायता करी गई है। चलिएगा बात करते हैं इसके बारे में। ऑप्शन ए पे लिखा था यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना 11 नवंबर 1946 को हुई थी, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है हेनरिटा फोरे। उसके बाद में बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 जून 1945 में उसकी हुई थी, जिसके डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑन्ड्रे अजोले। उसके बाद में बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी बताया था कब हुई थी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। तो ये सारी बातें तो हमें ऑप्शन से ही पता चल जाती है, ऑप्शन से ही ये सारी बातें हमें पता चल जाती है। उसके बाद आइएगा, बात करता हूं प्रश्न की आगे, देख लीजिएगा कि विश्व बैंक के द्वारा ये सहायता करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो देश के एमएसएमई यानी कि लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जो है, जो कोरोना के कारण जो डगमगा चुके हैं, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, ताकि देश का एमएसएमई आगे बढ़ सके, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है एमएसएमई। एमएसएमई मतलब लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग। बात कर लेते हैं कि जो भारत देश की जीडीपी है, जो भारत देश की जीडीपी है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है, इसमें 30% और निर्यात का 4% योगदान जो है वो किसका है? लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का है। तो इसलिए ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इसकी सहायता करना अति आवश्यक है, इसलिए ये सहायता करी गई है। बात कर लेते हैं विश्व बैंक ने सहायता करी है। तो विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? जुलाई 1944 में, जिसका मुख्यालय कहां पे है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी से ध्यान रखिएगा, अमेरिका की राजधानी है। उसके बाद में अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास जो है वे इसके अध्यक्ष हैं। तो समझ में आई होगी, इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको, और समझ में आई तो चलिएगा बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। अब अगला प्रश्न ये भी विश्व बैंक से ही संबंधित है। ये प्रश्न भी आपका विश्व बैंक से ही संबंधित है, इसलिए ज्यादा इसके बारे में, विश्व बैंक के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। देख लीजिएगा, सिंपल सी बात कि विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? कि जो विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहां से देखिएगा ऑप्शन सी जो है रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले जो हैं वे अब विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं। समझ में आई? और यहां से एक प्रश्न आपको और भी आना चाहिए कि रणजीत सिंह दिसाले के बारे में मैं पहले बाद में बात करूंगा, पहले 3 ऑप्शन देख लीजिएगा। प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? वे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन हैं। उसके बाद में जयदीप भटनागर कौन है? पीआईबी प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक हैं। उसके बाद में सुभाष कुमार कौन है? ओएनजीसी के कौन है? सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये सारी बातें समझ में आई बात। तो चलो अब बात करते हैं आगे प्रश्न की तरफ। बात करते हैं विश्व बैंक के, अब रणजीत सिंह दिसाले हुए हैं, अब उनकी नियुक्ति आगामी 3 वर्षों के लिए करी गई, यानी कि अब जब जून में नियुक्ति हुई है तो आगामी 3 वर्ष का मतलब है कि जून 2024 तक रहेंगे। उसके बाद में इसका उनकी नियुक्ति करने का उद्देश्य क्या है कि जो शिक्षण व्यावसायिक विकास है उसमें क्या करना? सुधार करना, और सुधार करने के बाद जो सीखने की जो नीति है उसमें बढ़ावा देना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और जैसे ही मैंने कहा था कि रणजीत सिंह दिसाले का नाम आते ही आपको एक प्रश्न और भी जहन में आएगा कि 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? रणजीत सिंह दिसाले हैं। ये बातें मैंने आपको पहले भी बता दी थी। अब आपके स्क्रीन पे आता है अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 9। मतलब कि अब आप देखिएगा जो आपके एग्जाम से वहां पर आपका एक प्रश्न तो पुस्तक से संबंधित भी आता है, इसीलिए आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न भी पुस्तक से संबंधित है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है विनोद कापरी। विनोद कापरी जो है वे फिल्म निर्माता है जिन्होंने अब एक पुस्तक का नाम लिखा है, एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। इसके बारे में समझ लीजिएगा कि अमिताभ घोष, पहले इसके बारे में ऑप्शन पे चर्चा करेंगे कि अमिताभ घोष ने 2021 में पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? जंगलनामा। पारो आनंद ने बीइंग गांधी,
और सविता चावला ने एक पुस्तक लिखी लेगेसी ऑफ लर्निंग। लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी है सविता चावला ने। तो हमने एक पुस्तक नहीं पढ़ी बल्कि कितनी पुस्तकों की तैयारी कर ली? हमने तैयारी कर ली है 4 पुस्तकों की। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो चलिएगा बात करते हैं आगे बात करते हैं कि इसके लेखक कौन है। फिल्म निर्माता विनोद काकरे। और देखिएगा जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आदमी ऐसे थे जो कि बिहार के थे। जो कि कहां के थे? ये व्यक्ति थे बिहार के सहरसा में। बिहार के सहरसा के हैं ये, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में कार्य करते थे। जब लॉकडाउन हुआ था तो सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया गया था। इन 7 व्यक्तियों ने 1232 किलोमीटर अपनी साइकिल पर यहां से गाजियाबाद, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लेकर के बिहार सहरसा तक की यात्रा अपने साइकिल से करी थी। इसलिए इन्हीं को मान करके आधार उन्होंने पुस्तक लिखी है। इन 7 के अगर नाम की बात करें तो रितेश, आशीष, राम बाबू, सोनू, कृष्णा, संदीप और मुकेश, ये 7 व्यक्ति ऐसे थे जो कि गाजियाबाद से सहरसा तक साइकिल पे गए थे। इन्हीं को आधार मान करके उन्होंने पुस्तक लिखी है। और ये पुस्तक जो है ये कॉलिंग हॉर्पर द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। ठीक है, हार्पर कॉलिंग्स द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। ठीक है, साइकिल पर यात्रा, इन्होंने ये यात्रा जो थी मात्र 7 दिनों में करी थी, इसलिए ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा। अब आज का आखिरी प्रश्न, असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देख लीजिएगा। सबसे पहली बात बता रहा हूं, छठा राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या है कि असम में अब कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं? 6। इससे पहले कितने थे? 5 थे। तो पहली बात तो यही मिली कि असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। और जो छठा है वो है रायमोना, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छठा है। इससे पहले ये सारे राष्ट्रीय उद्यान तो इन 5 के अंतर्गत ही आ जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके बारे में। देख लीजिएगा, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस आता है, इस पर्यावरण दिवस में ही इसका उद्घाटन भी किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में। नाम क्या है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। घोषणा किसने करी? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। कब करी गई? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। मैं आपको 2 दिन पहले पढ़ा चुका हूं ये सारी बातें। बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भूटान भारत का पड़ोसी देश है, उसकी सीमा से लगे बोडोलैंड प्रांतीय क्षेत्र के तहत कोकराझार में स्थित है। और एक बात और समझ लीजिएगा भाई, हमने पढ़े कि ये तो छठा है तो अन्य 5 कौन से हैं? अन्य 5 कौन से हैं? सबसे पहले काजीरंगा, दूसरा मानस, तीसरा नामेरी, चौथा औरंग डिब्रू सखोवा। ये इसके 5 इससे पहले के राष्ट्रीय उद्यान है। छठा आपका हो गया है ये। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो कि आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स में मैंने आपको दी है। तो ये सारी बातें आज को आपको कैसी लगी? अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर अच्छी लगती है आपको तो आप दोस्तों को शेयर करिएगा। उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपने आज के प्रश्न का जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।